गुड मॉर्निंग क्लास 9 हिंदी ग्रामर में आज आप पढ़ेंगे समास। समास की प्रक्रिया क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, इसका नियम क्या होता है। आज इन सब विषयों पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको पढ़ेंगे और इस पर एक जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व के शिक्षण श्रेणियों में आप लोगों ने संधि के विषय में पढ़ा होगा, संधि के नियम, संधि की पहचान, इन सब के विषय में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप जान रहे होंगे संधि क्या है। तो संधि में थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं, इससे आपको एक पूर्व ज्ञान हो जाएगा कि संधि क्या होता है। संधि दो वर्णों का मेल जब होता है, दो वर्ण होते हैं, चाहे वो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, स्वर स्वर हो, व्यंजन व्यंजन हो, विसर्ग स्वर हो, विसर्ग व्यंजन हो, इन सबका जब मेल होता है, इनके जब मेल के योग से जो नया वर्ण निकल कर आता है, जो नया विकार उत्पन्न होता है, जो नया परिवर्तन होता है, उन्हीं प्रक्रिया को कहते हैं संधि। मतलब किसी वर्णों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। और उनसे जो परिवर्तन हो जाता है वो होता है नया वर्ण, और उन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के अपने अपने भेद होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, अपनी अपनी पहचान होती है। ठीक है। तो ये आपके ग्रामर में संधि नहीं है, ये आपके पूर्व ज्ञान के लिए और समास प्रक्रिया से उसे प्रतियुक्त करने के लिए, मतलब उसको जोड़ने के लिए, उसकी माध्यम से उसको समझाने के लिए इसकी बात को हमने आपको पुनः व्यवस्थित करके बता दिया। ठीक है। तो समास भी उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। उसमें जो वर्ण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसमें शब्दों का आपस में निकटता होती है। निकटता होकर के एक संक्षिप्त शब्द जब बन जाते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। ठीक है। मतलब दो पद हो, मतलब दो पद मतलब दो शब्द या दो से अधिक शब्द हो। ठीक है। दो से अधिक शब्दों का जब हम उन शब्दों को पास पास ले आते हैं, पास पास रख देते हैं और एक छोटे सार्थक शब्द का निर्माण कर देते हैं, संक्षिप्त शब्द सार्थक बना देते हैं। उनसे उस विस्तृत शब्दों का इस छोटे शब्द में जब व्यवस्थित होकर के निकलने लगता है, मुक्त रूप से वो प्रवाहमान होने लगता है, उन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मतलब शब्दों के निकटतम व्यवस्था को, विभिन्न शब्दों के निकटतम व्यवस्था और उनकी संक्षिप्त स्वरूप की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। ठीक है। और समास अगर छोटा है तो उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक है। अगर समास उसी शब्द को, संक्षिप्त शब्द को जब हम विस्तृत करके लिखते हैं, बोलते हैं, तो उन्हीं को प्रक्रिया को हम कहते हैं समस्त विग्रह या समास विग्रह। ठीक है। मतलब विस्तार, शब्द के विस्तार रूप को हम समस्त विग्रह कहते हैं या समास विग्रह कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी समास। क्योंकि समास जो है शब्द दो शब्दों के योग से बना, एक होता है सम, दूसरा होता है आस। अब सम का एक उपसर्ग है, सम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बहुत, आस होता है निकट। जो शब्दों के एक दूसरे शब्दों के बहुत निकट होकर के एक संक्षिप्त रूप में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को समास नाम दिया गया है। ठीक है। अब समास के भेद कितने होते हैं, समास के भी अपने भेद होते हैं। इनके भेद मुख्यतः तो 6 होते हैं, लेकिन इन 6 भेदों के भी अपने अपने भेद होते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ समास ये उच्च लेवल क्लासों में और पढ़ाए जाते हैं, ये 9th क्लास में आपके विषय नहीं है। ये आपके जो क्लास में जो आपका विषय है केवल समास है, और उनके मुख्यतः समास के भेद के विषय में आपको पढ़ाना है। ठीक है। तो जैसे द्वंद्व समास हमने मान लीजिए बोला, तो द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ये द्वंद्व हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के समास भी और अपने अपने भेद होने लगते हैं। तो लेकिन आपको इस जो शिक्षण श्रेणियाँ हैं, जो क्लास हैं, जो आपको 6, 7, 8, 9 ये सब क्लास में जो पढ़ना है समास में, वो केवल मुख्यतः 6 भेद ही पढ़ना है। ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व भी एक होता है, ये सब अलग है। आपको केवल द्वंद्व समास में बताया जाएगा। ठीक। ये मुख्य रूप से मुख्यता पर आपको फोकस किया जाएगा, उसकी मुख्य क्या क्या कैसे होता है। तो हम पहले आप पढ़ लेते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है।
एक होता है प्रथम द्वंद्व समास, द्वितीय होता है कर्मधारय समास, तृतीय होता है द्विगु समास, चतुर्थ होता है बहुप्रिय समास, पंचम होता है पांचवा होता है तत्पुरुष समास, और षष्ठम जो छठवां होता है हमारा वो होता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब इन समासों के अपने अपने गतिविधि होते हैं, मतलब अपने अपनी दशा, इनकी पहचान, इनके नियम होते हैं। किस प्रकार से किस समास की पहचान होती है, किस प्रकार से किस समास का निर्माण होता है, और उनको विग्रह करके किस प्रकार से समास को संक्षिप्त करके उस समास को पहचान लेते हैं। तो हमें इस प्रकार की प्रक्रियाओं पर अवश्य ध्यान देना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, ये अपरिहार्य है, इसको हम छोड़ नहीं सकते किसी तरीके से। इसका हमें सब नॉलेज, इन व्याकरण का जो हिंदी का जो व्याकरण है ये बहुत ही विस्तृत है। इसमें संस्कृत के भी व्याकरण और हिंदी दोनों के व्याकरण को संयुक्त करना पड़ता है, तब हमें किसी हिंदी विषय का हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि हिंदी के शब्दकोश भी 6 से 7 करोड़ के लगभग या फिर और भी इससे ज़्यादा, और इनके व्याकरण भी अति विस्तृत है, क्योंकि इनमें संस्कृत के व्याकरण को जोड़ देने से दूना हो जाता है, इनके ग्रामर का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें जब अपने व्याकरणों का ज्ञान होगा तभी हमें क्या होता है कि हमें किसी भाषा का नॉलेज हो पाता है। तो बहुत से शिकायत मिलती है हमें हिंदी नहीं आती, ये नहीं आता, इस विषय में हमें बहुत गंभीर है। तो यही कारण है, क्योंकि हम उनके ग्रामर पोर्सरों को हम ध्यान नहीं देते। उनके शब्दकोश भी अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग होते हैं, ये सब शब्दों के भी भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो इनको सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके विषय नॉलेज करना पड़ेगा, तब हम जा कर के किसी भाषा के किसी विषय विशेषज्ञ हो पाते हैं। ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसा आसान काम नहीं होता है। तो पहले आज ये समास के प्रकरण पर हम जो आपको ये पढ़ा रहे हैं इनके भेद आपको बताए। अब इन भेदों का भिन्न भिन्न जो भेद हैं इनकी हम पहचान के विषय में देखेंगे। इनके नियम क्या होते हैं, इनके संक्षिप्त रूप कैसे बनते हैं, कैसे संक्षिप्त हो जाते हैं, कैसे इनका विग्रह किया जाता है, कैसे समासों की पहचान की जाती है। तो इन सब विषय में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम द्वंद्व समास के विषय में अध्ययन करते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है, इन समास के अध्ययन करने के बाद हम आगे का समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं द्वंद्व समास का। ठीक, द्वंद्व समास का हम अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास। ठीक, अब इस द्वंद्व समास का क्या नियम होता है। द्वंद्व समास, अब इसमें हमने आपको पीडीएफ में लिखा है, जो आपको प्रोवाइड कराया है हमने राइट करके अपने हाथों से, उसमें द्वंद्व समास के विषय में हमने दिया है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है, कैसे होता है, उसमें हमने सब दे दिया। लेकिन मैं एक वीडियो भी बनाना पड़ता है, क्योंकि एक लेक्चर भी देना पड़ता है। हमने पहले आपको पीडीएफ दे दिया, लेकिन पहले इसके विषय में लेक्चर देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो आप देख लीजिए, लेक्चर भी आप मैं दे रहा हूँ विषय में, और आपको बता रहा हूँ कि द्वंद्व समास क्या है। ठीक है, तो द्वंद्व समास इसमें क्या होता है कि 2 पद होते हैं, समासों में 2 पद होते हैं। दोनों पद के विषय में हम जानकारी करते हैं, उसके बाद सब इसके नियम लगाते हैं, नियम लगाने के बाद पहचान करते हैं, फिर समझ जाते हैं कि ये क्या होता है, ये समास है। या फिर संक्षिप्त है उसका विग्रह करते हैं, विग्रह को उसको संक्षिप्त कर लेते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को हम करते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समास क्या है, जिसके नियम क्या होते हैं कि द्वंद्व समास के जो पद होते हैं दोनों पद मुख्य होते हैं। ये जीवन से हमेशा जीवन अपने मायने रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मायने रखते हैं, और ये अनिवार्य रूप से होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी प्रक्रिया में। यानी कि जो 2 पद होते हैं द्वंद्व समास के, ये दोनों पदों की मुख्यता प्रधानता होती है, ये दोनों पद विशेष होते हैं, इनमें किसी प्रकार का विभेद भाव आप नहीं कर सकते, न वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक पद में लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर आप भी देख लेंगे, इसको हमने लिख दिया माता पिता। ये पद का जो है ये क्या है, संक्षिप्त रूप है।
ठीक, इसे कहते हैं समस्त पद। ठीक, लेकिन अभी विस्तार कैसे होता है कि पूरा विस्तार कर दिया जाए, इसका पूरा विस्तार हो जाए। ठीक, अब ये क्या है, इस पर हम चिन्ह लगाए, ऐसे नहीं है बात, ऐसे कलम से खींच दिया डैश बस हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं। ये इसका भी ये प्रतीक चिन्ह है हमारे हिंदी का। ठीक, प्रतीक चिन्ह से इसका एक मान्य होता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ये होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसका अर्थ होता है, योजक का जोड़ने वाला, जो जोड़ता है, यानी और हो गया मान लीजिए कथा, परंतु इन शब्दों का प्रयोग इनके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये योजक चिन्ह है जो डैश के युक्त में लगा है। ठीक है, तो जहां पर जो होता है उसी प्रकार का हम उसको लिख देते हैं, जैसा उपयुक्त शब्दों के लिए उपयुक्त हो। तो हम यहाँ पर इसका विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा माता और पिता। ये क्या हो गया, यहाँ ये और क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, माता और पिता संयुक्त कर रहा है। तो इसे समुच्चयबोधक अव्यय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं। और इसका और का होता है अधिक मात्रा की ओर, और भी अधिक ज्यादा, दो जोड़ने वाला शब्द, अव्यय, ये सब इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहचान क्या बताया द्वंद्व समास का, कि दोनों पद की क्या होती है, अपनी प्रधानता होती है। तो यहाँ पर प्रधान माता भी है और पिता भी। आप देख रहे हैं कि माता भी यहाँ पर मुख्य है और हमारे पिता भी, फादर भी हमारे क्या है, मुख्य, दोनों प्रधान है, दोनों की विशेषता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्वंद्व समास। और इसकी एक पहचान और भी होती है द्वंद्व समास, बीच में इसमें या, हुआ, अथवा और शब्द का भी लोप रहता है, और शब्द भी लगते हैं, मतलब ये शब्द बीच में आते हैं, जैसे माता और पिता कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर धर्म, ठीक, अब इसको समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे धर्म या अधर्म। ठीक, अब यहाँ पर यह आ गया योजक चिन्ह इसमें नहीं मान लीजिए लगा, एक संयुक्त को संयुक्त कर दिया गया है संधियों के द्वारा से। ठीक, लेकिन अगर आप चाहें तो धर्म डैश करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धर्म अधर्म, लेकिन हमने जोड़ दिया है एक शब्द को आप एक ही साथ में, इसलिए धर्माधर्म हो गया है। ठीक, लेकिन चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आप द्वंद्व समास में। तो ये योजक चिन्ह है धर्म अधर्म। अब इसका अर्थ हुआ और या अथवा हुआ, तो यहाँ पर मिले धर्म या अधर्म। तो धर्म भी ये मुख्य है, अधर्म भी अपने स्थान मुख्य, क्योंकि हम इसी से पहचान होती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या। अगर अधर्म नहीं होगा तो हम धर्म को कैसे जानेंगे, धर्म नहीं होगा तो अधर्म को कैसे जानेंगे, सही नहीं होगा तो गलत की पहचान कैसे होगी, गलत नहीं होगी तो सही की पहचान कैसे होगी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ये क्या है, एक दूसरे से लगा है, जुड़े। ठीक, यहाँ पर दोनों की प्रधानता है, यहाँ पर भी दोनों की क्या है, प्रधानताएं हैं, मुख्य है, इसलिए ये क्या है, द्वंद्व समास। समझ गए ना। उसी प्रकार पाप पुण्य कर लीजिए, पाप या पुण्य हो गया। ठीक, उसी प्रकार भाई बहन, भाई और बहन, भाई भी महत्वपूर्ण है, बहन भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो दिया हुआ है कि दोनों पद जो है अनिवार्य रूप से संपृक्त होते हैं, इनका एक विशेषता होती है। इन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, यानी जिसमें दोनों पद की अपनी अपनी प्रधानता होती है, विशेषता होती है, किसी विशेष के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व समास की प्रक्रिया हो गई और इसकी पहचान हो गई। और आपको एक गतिविधि और भी बताया था कि ये क्या होता है, इसमें और या अथवा हुआ, इनका भी प्रयोग पूर्णतः किया जाता है, और इनके प्रयोग से इसका विग्रह कर देते हैं। बस ठीक इसी प्रकार समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये है द्वंद्व समास। ठीक है, तो और ये दूसरे एक पहचान और भी इसको जिसे आप समझ सकते हैं, ये दूसरे के विलोमार्थी भी होते हैं, विलोम भी आना चाहिए इसमें, जैसे पुरुष स्त्री हो गया,
माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, राजा रानी हो गया, राजा रंग हो गया, आकाश पाताल हो गया। इन सबके विषय में अगर आप जब देखेंगे विलोम आ रहा है तब वहां पर क्या होता है, वहां पर भी होता है। ये भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे द्वंद्व के विषय में, ठीक है। अब दूसरा समझ लेते हैं द्विगु, वो चलिए द्विगु समझ लेते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास क्या है, ठीक। द्विगु समास ये इसमें भी दो पद होते हैं और इसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल समझ जाए कि इसमें जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह के रूप में कार्य करे, वहां पर द्वंद्व समास होता है। देखिए एक मिनट, हम लिख देते हैं समस्त पद में चौराहा, ठीक। चौराहा यहां पर लिखते हैं चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह हो गया। अब इसमें हमने आपको नियम भी बताई, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो और बाकी एक समूह के रूप में कार्य करें। तो यहाँ पर ये चार, जब इसका विग्रह है चौ का शब्द का होता है हिंदी में चार और बाकी समूह में कार्य कर रहे हैं। रास्ते क्या है, समूह है रास्तों का, और संख्या कितनी है रास्तों की, चार है। तो यहाँ पर चार का संख्या वाची आ गया तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर दो राह हो जाएगा, दो राहों का समूह, दो रास्तों का समाहार। इसी प्रकार से दो पहरों का समूह, मतलब एक सुबह का पहर और एक शाम का पहर के मध्य भाग को दोपहर कहते हैं। ना वो शाम में होता है और ना वो सुबह में होता है, जैसे गोधूल कहते हैं, दिशा प्रारंभ जिसे कहते हैं, ठीक। दीपोत्सव समय जिसको कहते हैं, मतलब जो शाम का समय होता है, जब दिन बैठ जाता है तो गोधूल हो जाता है, दिशा आरंभ उसे कहते हैं, ठीक है। दीपक प्रदीप्त समय उसे भी कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया न वो सुबह में होता है न रात में होता है। तो उसी प्रकार से जब उसे हम कहते हैं उसी मध्याह्न कहते हैं, ठीक है। तो इसी मध्याह्न को हम क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। ना वो शाम में ना सुबह में, दो पहरों का समूह दोपहर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लिख लेते हैं शताब्दी, ये शताब्दी हो गया, ठीक। शताब्दी मतलब क्या होता है, अब इसको तोड़िए पहले, तो यहां हो जाएगा शत, ये क्या है, शत है। तो शत का अर्थ होता है 100, हिंदी में शत का अर्थ क्या होता है, 100 होता है, ठीक। और अब्द मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, ठीक। तो 100 वर्षों का, ये तोड़ेंगे 100 वर्षों का समाहार, मतलब जिसमें 100 वर्ष संयुक्त होकर के शताब्दी बनती है। मतलब जब 100 वर्ष समय करके धीरे धीरे करके आगे जब 100 वर्ष बढ़ जाते हैं तो उन्हीं 100 वर्षों के समाहारों को मिला करके क्या होता है, शताब्दी होती है। उन्हीं पर क्रिया को कहते हैं। तो शताब्दी में हमने छोटे शब्द में लिख दिया शताब्दी, बस आप समझ जाए यहाँ शताब्दी ये होती है। अब यही समास है छोटी करने की प्रक्रिया सब, वो जब उसको बड़ा कर देते तो ये बड़ा हो जाता है। फिर तो छोटा है, जहाँ काम आवे इसमें क्या करे, तलवार, ठीक। जहाँ जब छोटे से ही काम बन जा रहा है तो हम बड़ा करने से क्या मतलब है, किसी पहचान के लिए आवश्यक है। इन्हीं प्रक्रिया को समाज में छोटे छोटे शब्दों में हम बात को कह दें और वो बढ़िया क्या हो, परिष्कृत होता है और एक अच्छा शब्द वाचन हो जाता है। तो बड़े शब्द को कहने की क्या जरूरत है कि ये समास है, कैसे हम इसको छोटा करेंगे, कैसे बनाएंगे, इन्हीं प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो शताब्दी 100 वर्षों का समाहार हो गया। तो शत का अर्थ होता है हिंदी में 100 और अब्द का अर्थ होता है 100। तो जहां पर 100 वर्ष मिले हो उन्हें शताब्दी कहते हैं। अब हमने बताया संख्यावाची होना चाहिए पहला,
पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो यहाँ पर सौ पहला पद संख्यावाची है और बाकी क्या है, समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, समाहार के रूप में। तो ये क्या हो जा रहा है, सीधा सीधा इसकी पहचान उभर कर सामने आ रही है। इस प्रक्रिया को हम क्या समझ जाएंगे कि द्विगु समास है। ये द्विगु समास के शब्द है क्योंकि ये संख्यावाची हो रहा है, इसलिए क्या है, द्विगु समास है। तृतीय एक शब्द हो गए, तीसरे में हम देख रहे हैं त्रिकोण। त्रिकोण देख लेते हैं, तो ये क्या है, तीन कोणों का समाहार, जिसमें तीन कोण बने हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा तीन कोण, ठीक, तीन कोण किसके होते हैं, ठीक, या फिर सम त्रिकोण, ये तीन का सम हो 180 अंश का, 180 अंश का तीनों हो जाए, 60 अंश का तीनों हो जाए, ठीक, या 45 अंश का हो जाए, कोण हो जाए, तीनों के कोण आपस में मिले होते हैं, ये प्रक्रिया को त्रिकोण कहते हैं। तीन कोण है ना, तीन कोणों का समूह, तो एक में ही तीन कोण है, तो तीन कोणों का समूह हो जाएगा, ठीक, या समाहार लिख दो, जिसमें तीन कोण मिले हों आपस में। ये तीन कोण है, आपने देखा यहाँ पर तीन कोण, ये ए बी सी मान लीजिए, तीनों कोण मिले हैं लेकिन आपस में मिले हुए हैं ना, तो यहाँ पर संख्यावाची है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जब तीन कोण हो गए, तीन संख्यावाची आ रहा है, तो तीनों कोणों का समाहार हो गया, निकल के सामने आ गया कि द्विगु समास है, ठीक। अब हम एक बात आपको और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें अपवाद भी होते हैं। अपवाद के विषय चले जाते हैं। अपवाद क्या होता है जानते हैं, अपवाद उस शब्द को कहते हैं हिंदी में कि जो नियम के कभी कभी विरुद्ध चला जाता है, ठीक है। जैसे प्रकृति में भी कोई ना कोई अपवाद होता है, अवश्य होता है। जैसे हम वर्षा काल में बारिश देखने को पा जाते हैं, ठीक, ठंड में कभी कभी देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही, तेज आंधियां आ रही है, ये हो रहा है, जबकि ये मौसम चक्र में ये हम केवल वर्षा काल में पावर सिस्टम में, जिसे कहते हैं पावर सिस्टम में समझ, तो अपवाद हर जगह कहीं ना कहीं होता है कि साधारण नियम के विरुद्ध कोई ना कोई बात अवश्य होती है। तो यहाँ पर कभी कभी हम, अब इसमें भी हम अपवाद देख लेते हैं कि इसमें कभी कभी संख्यावाची होते हुए भी वो क्या होता है, दूसरा समास होता है। संख्यावाची होते हुए भी वो क्या होता है, दूसरा समास होता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया तिरंगा, ठीक, अब तीन रंगों का तीन रंग है जिसमें, तो ये तिरंगा तीन रंग का समाहार, तो अगर इस प्रकार से करेंगे तीन रंग का समूह तो हो जाएगा द्विगु समास। और तीन रंग है जिसमें अगर आप करेंगे अपने झंडे को, भारतीय झंडे को कहेंगे तो वो बन जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास कभी कभी एग्जामों में भ्रम करने के लिए ऐसे शब्द को अवश्य पूछा जाता है, ठीक, ऐसे शब्दों को अवश्य पूछा जाता है। तिरंगा पूछ दिया कौन, बस जिसने देखा कि बस इतनी दिया हुआ है, तीन लिखो, बस तीन संख्या बची, बस तुरंत लगा दिया द्विगु समास पर, और पूछा उसने बहुब्रीहि समास पर, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कभी कभी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वहां पर क्या करते हैं कि उस विकल्प को फिर नहीं देंगे। अगर पूछेंगे बहुब्रीहि के लिए तो बहुब्रीहि विकल्प रहेगा, द्विगु का विकल्प नहीं रहेगा, उसको आप चयन करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। तो तिरंगा हो गया मान लीजिए, तो तीन रंग है जिसमें, अर्थात भारतीय झंडे को कह रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दशानन कर लिया जाए, दशानन हमने मान लिया ये 10 है, आनंद तो 10 संख्यावाची होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आनंद का मतलब क्या होता है, आनंद का मतलब आनंद का होता है मुख होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 10 आनंद है जिसके, अब 10 आनंद किसके थे, अब आप सोचिए कि 10 मुख किसके थे, तो रावण के थे। 10 आनंद थे जिसके अर्थात रावण। तो ये तृतीय की ओर संकेत करा, किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु की ओर जहां पर संकेत होता है वहां बहुब्रीहि हो जाता है। तो यहाँ संख्यावाची होते हुए भी क्या हो जा रहा है, बहुब्रीहि हो जा रहा है। ये अपवाद है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल आप अपने मनोमस्तिष्क में हमेशा रखिए कि जहां पर संख्याओं का
बोध हो और उस समूह का बोध करा दे, वहां पर हिंदी समास होता है। और जहां पर किसी तीसरे व्यक्ति का या तीसरे स्थान का या तीसरे पदार्थ का, वस्तु का किसी की ओर भी ऐसे तीसरे की ओर संकेत करता है तो वहां पर बहुप्रिय समास हो जाता है। जैसे अब चतुआ नन, अब चार है आएंगे इसके अर्थात घड़े, उनके भी चार हाथ हैं। अब चतुरानन हो जाएगा। चतुरानन में इसका मुख होता है, इसका अर्थ होता है अभी आपको हम बताए, तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर संख्या हो लेकिन तीसरी की ओर अगर अर्थ करा रहा तो वो बहुप्रिय हो जाते हैं। त्रिशूलधारी, त्रिशूल को धारण करने वाले अर्थात शंकर हो जाएगा। तो ये अपवाद है, इनके विषय में भी आप ध्यान रखिए, इनके विषय में आप जानिएगा कि अपवाद कहाँ होता है, दिव्य में और बहुप्रिय में। ये दो समास आज आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाए। ठीक है, अग्रिम वीडियो में, आने वाले वीडियो में जो होगा आगे के समास के विषय में आपको बताया जाएगा। तब तक आप समास